कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 4 दिन बचे हैं फिर पुलिस कांस्टेबल के। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और देखता हूं कि आज की क्लास से शायद आपका एक आध नंबर आ जाए, क्योंकि एक तो उसने यूएनओ सिलेबस में लिखा है और यूकेपीएससी का तो बेस्ट टॉपिक है। मतलब यूकेपीएससी का किसी भी आयोग का अगर आप एग्जाम दोगे, यूएनओ टॉपिक हमेशा से एक मतलब बहुत जो हाईलाइटेड या बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक जिसको कहते हैं वो रहता है, ठीक है। और एक सार्क दिया है उसने सिलेबस में, ये दो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। वो इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बालक हैं, उनके लिए हो सकता है कि वहाँ से एक आध नंबर बन जाए। बच्चों एक आध नंबर क्या पता किसकी किस्मत में क्या लिखा हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई उसी एक नंबर की वजह से अंदर आ जाए, कौन जानता है। जैसे कट ऑफ सपोज 165 गई, हो सकता है उसके 160 हो और वही क्वेश्चन जो आज की मतलब एग्जाम मतलब क्लास में हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। बाकी लगे रहिए बच्चों। अब देखो कोई ज़्यादा परेशानी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4-5 दिन बचे हैं। बुधवार हो गया, बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन बचे हैं और फ्राइडे और सैटरडे को मैं आप लोगों के बीच रहूँगा, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों के बीच का मतलब आपको मैं 2 फ्राइडे को भी वीडियो दूंगा पुलिस कांस्टेबल के लिए और सैटरडे को भी दूंगा। उन बातों को सुन के जाना है एग्जामिनेशन हॉल से पहले, ठीक है। आपको कैसे पेपर डील करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। फ्राइडे सैटरडे देख के जाना। बाकी उसका जैसे संडे मंडे के बाद फिर पटवारी के लिए जो क्लासेस हैं, यानी आपका जीएस की जो क्लासेस है वो मैं एंड करूंगा, ठीक है। उसका सबसे बड़ा टारगेट है उसको एंड करने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि क्रैश कोर्सेज की जो 8 क्लासेस बची हैं उसको भी मैं जल्द से जल्दी पटवारी के एग्जाम से पहले उसको फिनिश कर सकूं। ये भी मेरा क्या है प्लान है, ठीक है। तो देखिए आज आपकी जीएस की 17 नंबर की क्लास, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन किसने बनाया था? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। एक ही संगठन था बच्चों, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन था, ठीक है। क्या था ये? स्वयंसेवक संगठन, स्वयंसेवक संगठन। ठीक है। ये जो था बच्चों ये बनाया था किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये खुदाई खिदमतगार जो संगठन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसको खान कर देना, खान ही लास्ट वाले को कर देना खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं को बोला जाता है सीमांत गांधी। अगर आपसे पूछा जाएगा कभी इनमें से कौन सा व्यक्ति सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पाकिस्तान वाला इलाका, वर्तमान पाकिस्तान यानी पंजाब से जो पूर्व वेस्ट की ओर है, यानी सिंध का जो इलाका है, पंजाब जो प्रांत है, उस इलाके में इन्होंने अपना जो आंदोलन था वहां चलाया था। और इसका लाल कुर्ती आंदोलन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी इनके ही द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। लिखो लाल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लाल कुर्ती आंदोलन से कौन संबंधित है, ठीक है। आंदोलन वो किसके द्वारा किया गया था? लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, जो कि खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन इन्होंने बनाया था, ठीक है। एक यहीं पे लगो जियातरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जियातरंग आंदोलन, जियातरंग, ठीक है। ये हुआ था मणिपुर में। जियातरंग आंदोलन लिखो मणिपुर में, ठीक है। तो आज के दिन का पहला टॉपिक आपने आज लिखना है बच्चों, गांधी इरविन एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता। अभी इरविन जो थे वायसराय थे उस समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो उस दौरान जो कभी पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे? इरविन थे, ठीक है। ये हुआ था बच्चों 5 मार्च, ये डेट सही याद रखना, ठीक है, 1931, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन और है। कई बच्चे ये पूछे थे सर संविधान में भाग कितने हैं? भाग 22 है, 25 है। गूगल 25 दिखा रहा है। देखो बेसिकली संविधान में बच्चों भाग 22 ही है, मुख्य रूप से 22 ही भाग बोला जाता है। जब कभी भी कोई भाग उसमें नया ऐड किया जाता है संशोधन के माध्यम से, जैसे मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क जोड़ा गया, ठीक है, वो सब भाग होता है। मतलब उसका जो सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उप जिसको बोलते हैं। तो मुख्यतः अगर कभी आपसे पूछता है वर्तमान में मुख्यतः संविधान में कितने भाग हैं, तो आपका आंसर 22 होना चाहिए। और अगर ऑप्शन 25 में दिखता है और सीधे लिखता है कि भाग कितने हैं, तब 25 कर देना। वैसे 22 ही भाग माने जाते हैं, ठीक है। वो जो 4 का क, इसका ख, जैसे एक वहां भी आगे जिसमें प्रशासनिक प्राधिकरण है, अधिकरण है, वो जो इस टाइप के जो भी होते हैं वो बाद में जोड़े गए होते हैं। अगर आप क वाला भी जोड़ के गिनोगे तब जाके वो 25 के समथिंग
समझौते होंगे, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का समझौता हुआ था और इस गांधी इरविन समझौता को किसने दो महात्मा कहा था, ठीक है, लिखो गांधी इरविन समझौता किसने, गांधी और इरविन को किसने दो महात्मा कहा था, सरोजिनी नायडू। गांधी व इरविन को किसने दो महात्मा कहा था, सरोजिनी नायडू के द्वारा इसको क्या कहा गया था, महात्मा कहा गया था, ठीक है। अब ये जो गांधी इरविन समझौता था बेसिकली क्यों हुआ था, ये चाहते थे कि जो गोलमेज सम्मेलन होने हैं उसमें क्या किया जाए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शामिल किया जाए। लिखो क्यों हुआ था, पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करवाने हेतु ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, प्रतिभाग हेतु। बाकी इसके और भी प्रावधान अभी बताता हूं क्या थे, ठीक है, प्रतिभाग। अब आप कहोगे सर गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, राउंड टेबल समिट थी बच्चों, राउंड गोलमेज मतलब राउंड टेबल, वहां ब्रिटिश प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, इस भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधि, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको ब्रिटिश सरकार बुलाना चाहती थी और उसके आगे जो भी चीजें होती थी उस पर डिस्कस करना था। तो ये 3 हुए थे टोटल, कुल कितने हुए थे गोलमेज सम्मेलन अगर पूछता है तो कुल गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। अगर कभी पूछता है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3, 1931, 32 और 33 के द्वारा, तो 1930, 31 और 32 में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो जो गांधी इरविन समझौता है बच्चों, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इसके ब्रैकेट में लिखो दिल्ली समझौता। कभी पूछेगा कि कौन सा समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी क्या कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसका स्थगन किया जाए। तो पहला पॉइंट लिखो, गांधी इरविन समझौते में मुख्य प्रावधान क्या थे, पहला पॉइंट लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, यानी उसको समाप्त करना था, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको समाप्त, सविनय अवज्ञा, ये मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आंदोलन का स्थगन। पहला प्रावधान इसका यह था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको क्या किया जाए, स्थगित करवाया जाए। दूसरा, गांधी इरविन समझौता में जो था बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित के अलावा कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करवाना था और राजनीतिक बंदियों को रिहा करवाया जाए। और यानी राजनीतिक बंदियों को रिहा का मतलब जिन पे हिंसा का मुकदमा नहीं है उनको रिहा करने की बात की थी, ठीक है। तो लिखो दूसरा पॉइंट, राजनीतिक बंदियों को रिहा, राजनीतिक बंदियों को रिहा, ब्रैकेट में लिखो जिन पर हिंसा का मुकदमा न हो, ठीक है, सिर्फ उनको। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया था बच्चों, जो भारतीय थे वो शराब की दुकानों पे या जो मतलब विदेशी चीजें हैं उस पर शांतिपूर्ण धरना कर सकते थे, ठीक है, देखो शांतिपूर्ण धरना करने का अधिकार दिया गया था, शांतिपूर्ण धरना करने का अधिकार दिया था, ठीक है। अब देखें इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो गांधी इरविन समझौता था बच्चों, इसको तेज बहादुर सप्रू व M.R. जयकर के प्रयास से ही हुआ था, ठीक है। तो लिखो गांधी इरविन समझौता किनके प्रयास से हुआ था, गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ था, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। एक ये थे इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। दूसरे व्यक्ति थे M.R. जायकर, ठीक है, लिखो M.R. जायकर। ये 2 व्यक्ति थे जिनके प्रयासों से आपका जायकर, जिनके प्रयासों से क्या था, ये गांधी इरविन समझौता था। और इस एग्रीमेंट को, गांधी इरविन समझौते को, एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा, उनका नाम था एलन कैंपबेल जॉनसन, ठीक है। लिखो किसने गांधी इरविन समझौते में, किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ को, गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा, सांत्वना देना होता है ना, पुरस्कार, कैंपबेल ने कहा, ठीक है, लिखो कैंपबेल जॉनसन ने, कैंपबेल जॉनसन ने क्या कहा था, इस चीज को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ये भी आपको क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपका गांधी इरविन समझौता है, आपकी डेट सही थी, क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखना। इसके नेक्स्ट जस्ट तुरंत बाद मार्च में ही एक क्या हुआ था, अपने आप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बोला जाता है बच्चों कराची अधिवेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, कराची अधिवेशन, और मार्च एंड में हुआ था, यानी इस गांधी इरविन समझौते के बाद ही क्या हुआ था अपने आप में, कराची अधिवेशन। तो सेकंड लिखो आप लोग कराची अधिवेशन, ठीक है।
और ये जो कराची अधिवेशन था बच्चों, ये था मार्च एंड, यानी 31 मार्च तक चला था। लगभग 24-25 मार्च से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च तक, यानी एक हफ्ता, यानी लिखो 26 से 31 मार्च 1931 को। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें कौन सा पहले बता, अब देखो इरविन वाला पहले बता, गांधी इरविन एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसकी अध्यक्षता पूछता है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देना। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके मुख्य बातें क्या थी? मुख्य प्रावधान जो इसमें था, इसका मेन जो प्रावधान था वो क्या था बच्चों? मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, लिखो मौलिक अधिकारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को पास किया। वह आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित हुआ था। ठीक है, लिखो मौलिक अधिकारों व आर्थिक, यानी आर्थिक रूप से भारत में क्या क्या होना चाहिए उस चीज पे। तो मौलिक अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित, कार्यक्रम पर संकल्प पारित। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके द्वारा पारित किया गया था, तो नेहरू के द्वारा। ठीक है, बेसिकली ये 1931 का कराची अधिवेशन जाना जाता है, इसको हाईलाइट कर देना, मौलिक अधिकारों के लिए इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था? अगर क्वेश्चन पूछता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बच्चों? ये जो कराची अधिवेशन है, इससे जस्ट पहले 3 व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो लिखो यहीं पे क्वेश्चन लिखो, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, सुखदेव व राजगुरु को फांसी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, कई लोग महात्मा गांधी की आलोचना इस वजह से भी करते हैं कि उन्होंने गांधी इरविन एग्रीमेंट के दौरान इन लोगों को बचा पाने की वो नहीं की। ठीक है, इनको नहीं बचा पाए वाली बात, अभी भी कई लोग इसको आलोचना करते हैं। वो तब की क्या कंडीशन थी, क्या रहा होगा, क्या नहीं होगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देखो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, और किस केस में? लाहौर केस में, लाहौर षड्यंत्र, उसको बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, इसके दौरान इनको क्या हुई थी बच्चों? फांसी हुई थी, ये भी आना चाहिए। अब इसके जस्ट बाद जो हुए थे बच्चों, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, राउंड टेबल समिट इसको बोला जाता है। तो ये कुल कितने हुए थे? अगला हेडिंग लिखो, राउंड टेबल समिट। क्या लिखोगे? राउंड टेबल समिट, यानी गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपको थर्ड, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, क्या? गोलमेज सम्मेलन, यानी राउंड टेबल। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो बताओगे 3। कब हुए अगर पूछता है? क्योंकि फैक्ट है बच्चों, 1930, 1931 और 1932। ठीक, तो अगर पूछता है महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन। लिखो महात्मा गांधी द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, तो सेकंड द्वारा भाग। ठीक है, तो कौन सा होगा? दूसरे में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग पूछेगा तो कौन होगा? BR अम्बेडकर। तीनों में भाग लिखो, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उन तीनों में किसने भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया था। ठीक है, तो कब कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932। महात्मा गांधी द्वारा किस में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्यों हुआ था? क्यों हुआ था बच्चों? क्योंकि जो भारत में साइमन कमीशन ने पहले रिपोर्ट कब की पेश की थी? 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु, साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये कब आई थी? 1930 के बाद हुआ था। ठीक है, के बाद लिखो, के बाद इसको क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, लिखो पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग
भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा क्या किया गया था, प्रतिभाग किया गया था। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले में, 89 भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें क्या किया गया था, प्रतिभाग किया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था बच्चों, महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया, उनके साथ 2-3 व्यक्ति और थे, एक सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। ये बहुत आता है पेपर में। ठीक है, नेहरू वगैरह नहीं थे, लिखो इसमें अन्य कौन कौन से थे, इसी का है, इसी का देखना, दूसरे वाले का है, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, एनी बेसेंट, ये इनके साथ मुख्य रूप से क्या करते थे, महात्मा गांधी के साथ इन्होंने प्रतिभाग किया। लेकिन 2 व्यक्ति और थे, एक महादेव देसाई और प्यारेलाल। ठीक है, वो भी थे, मुख्यतः ये भाग थे। अन्य लिख दो, महादेव, क्या पता कभी ये क्वेश्चन पूछ देना, अन्य लिखो, महादेव देसाई, ये मतलब भाग करने वैसे गए थे, घूमने तो क्या कुछ काम से गए होंगे। महादेव देसाई और प्यारेलाल, इन्होंने भी भाग दिया। मतलब राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये बड़े बड़े नाम जो थे वो नहीं थे उसमें। ठीक है, तो 1931 में महात्मा गांधी द्वारा इसमें क्या किया गया, प्रतिभाग किया गया था। अब देखो, जब 1931 में महात्मा गांधी लंदन गए थे, ये कहाँ हुआ था बच्चों, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ठीक है, कहाँ लिखोगे, लंदन में हुआ था। तो महात्मा गांधी जिस जहाज से गए थे, एक बार यूपीपीसीएस में पूछा था, राजपूताना बोला जाता है। ठीक है, तो लिखो, गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए महात्मा गांधी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे, वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, एस राजपूताना से गए थे, लिखो एस, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, एस राजपूताना से गए, वह किंग्सले हॉल में रहे थे। ठीक है, वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना कि महात्मा गांधी किस जहाज से उसमें गए और कहां से ठहरे थे, किंग्सले हॉल में। सिर्फ कौन, महात्मा गांधी की बात चल रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों जो गोलमेज सम्मेलन है, तीनों में अंबेडकर ने लिखा, और भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया पूछता है, तो केटी पॉल ने। ठीक है, लिखो, गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, केटी पॉल साहब के द्वारा। ठीक है, केटी पॉल के द्वारा क्या हुआ था, ये इन्होंने प्रतिबंध किया था। ठीक है, अब देखो ये असफल क्यों हुआ दूसरा वाला, बाकी तो छोड़ो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस में भाग लिया, सेकंड में। ठीक है, लिखो आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भाग, क्योंकि गांधी किस में थे, सेकंड में थे, भाग किस में लिया गया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। लिखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और असफल क्यों हुआ दूसरा वाला, तो ये सेकंड में ही लिखना है बच्चों। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ, लिखो सांप्रदायिक निर्णय के कारण। अभी बताता हूँ क्या था। ठीक है, निर्णय के कारण। इसमें क्या क्या था, यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये कह दिया कि जो भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली जो मुस्लिमों के लिए, सिख के लिए और ईसाइयों के लिए ऑलरेडी है, आंग्ल भारतीयों के लिए ऑलरेडी है, उसको दलित वर्ग के लिए भी किया जाए। यानी हिंदुओं को तोड़ के दलित वर्ग को भी हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया और उनके लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई, जिसके विरोध में महात्मा गांधी जो है लंदन से खाली हाथ वापस लौट आए और उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं है। तो जैसे ही ये वापस लौट आए तो तुरंत क्या हुआ, तीसरा टॉपिक लिखो, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट व पूना पैक्ट, पूना समझौता। ठीक है, पूना पैक्ट लिखो या पूना समझौता लिखो। ठीक है, ये अगला टॉपिक है आपका। देखो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की, घोषणा ये था बच्चों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या किया गया था, इसका वो किया गया था, क्या घोषणा, और कब की थी, 16 सितंबर 1932 को। यानी इसकी घोषणा कब, 16 अगस्त 1932 को क्या की थी, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे सुनो, अगस्त 1932 को इसकी घोषणा हुई थी। अब देखो इसमें क्या हुआ था घोषणा में, दलित वर्ग हेतु भी
पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक है, यानी ऑलरेडी किसके लिए था, देखो मुस्लिम के लिए पहले से था। ठीक है, प्लस सिख वर्ग के लिए, प्लस आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन, प्लस ईसाई, ये तो पहले से थे। ठीक है, यानी इनके लिए तो पहले से ही था पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इसके बाद किस वर्ग के लिए भी कह दिया, दलित वर्ग के लिए, कि इनके सेपरेट चुनाव होंगे। और इसके चक्कर में महात्मा गांधी ने क्या कर दिया बच्चों, अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। यानी दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, ये पहले से थे। ठीक है, मुस्लिम इसको लिखो, पहले से ही इनके लिए चला आ रहा था वो उसके, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने क्या कर दिया बच्चों, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और वो आमरण अनशन शुरू हुआ 20 सितंबर 1932 से यरवदा जेल से। ठीक है, अब ऐसे लिखो, ऐसा करो, इसका क्या हुआ विरोध, आप समझ जाओगे ना क्या हो क्या रहा है। इसका विरोध हुआ और विरोध का परिणाम क्या हुआ, महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन शुरू। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन शुरू, और पहला आमरण अनशन माना जाता है इनका ये अनशन शुरू कब, 20 सितंबर 1932 से। ठीक है, और कहाँ आमरण अनशन शुरू किया इनने, यरवदा जेल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब आमरण अनशन शुरू किया तो महात्मा गांधी को मनाने की कोशिश की गई, और मनाते मनाते क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 को ये मान गए और पूना समझौता हुआ। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, पूना पैक्ट। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ, पूना समझौता 24 सितंबर व 1932 को किस किस के बीच हुआ, अंबेडकर व महात्मा गांधी के अनुयायी। ठीक है, प्लस गांधी जी लिख दो। ठीक है, अब गांधी जी ने साइन नहीं किए। ठीक है, हस्ताक्षर किसके हुए थे, जिसमें देखो पूना समझौता में हस्ताक्षर लिखो, क्योंकि गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए, एक तो अंबेडकर जी ने किए, अंबेडकर प्लस दूसरे जो थे बच्चों इनके साथ हस्ताक्षर करने वाले मदन मोहन मालवीय लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंबेडकर व मदन मोहन मालवीय जी ने इसमें क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, लिखो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसमें क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे पूना समझौता में। तो उसके सांप्रदायिक निर्णय को हटाते हुए दलितों के लिए विधान जो प्रांतों में जो सीट होती है विधानसभा में, सीट आरक्षित करके 71 से 147 सीट कर दी गई। ठीक है, यानी वहां कुछ नहीं किया गया। इसमें लिखो पूना समझौता के बाद दलितों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई, और ब्रैकेट में लिखो 147। ठीक है, दलितों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई 147। और गांधी जी ने इसके बाद तुरंत एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों 1932 में हुई थी। ठीक है, और इसका नाम बदल के क्या किया गया, नया नाम लिखो हरिजन सेवक संघ, इसको नया नाम दिया गया हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और इसका पहला अध्यक्ष लिखो, ये बहुत आता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। हरिजन सेवक संघ का पहला अध्यक्ष कौन था, ये पहले अध्यक्ष थे बच्चों इनके, कौन, हरिजन सेवक संघ के घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, लिखो घनश्याम दास बिड़ला इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये था आज का हिस्ट्री वाला पोर्शन। इसके बाद तुरंत हेडिंग आपको डालनी होगी संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत बड़ा टॉपिक लिखा है उसने। अब मैं सिर्फ आपको मंडे एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं। ठीक है, तो 4th टॉपिक लिखो आप, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट लिखो, ये लीग किसकी जगह बनाई। ठीक है, किसकी जगह बना, लीग ऑफ नेशन की जगह। पहले इससे पहले एक संगठन हुआ था लीग ऑफ नेशन, लेकिन ये फेल हो चुका था। ठीक है, ये 1920 में बना था, की जगह जो नया संगठन बना था वो कौन सा था, लीग ऑफ नेशन की जगह नया संगठन वो कौन सा था, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना पूछता है बच्चों, स्थापना पूछेगा तो ये कब हुआ था, 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, लिखो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, इसके सदस्य पूछता है, ये पूछते रहता है। ठीक है, सदस्य वर्तमान वो 193 इसमें सदस्य हैं। इसका ये मुख्यालय पूछता है बच्चों,
इसका हेडक्वार्टर पूछता है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सदस्य भी हैं ये भी। अब एक ये पूछता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके बहुत बड़ा इसमें योगदान था यूएनओ स्थापना में, ठीक है। यूएनओ के ब्रैकेट में लिखो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का योगदान, रूजवेल्ट की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है, इसकी स्थापना में, की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है इसकी स्थापना में, ठीक है। अब ये यहां से क्वेश्चन पूछता है स्थापना के समय सदस्य देश थे, यानी स्थापना के समय सदस्य लिखो, स्थापना के समय सदस्य देश टोटल 51 माने जाते हैं इसके, क्या पहले तो 50 थे, फिर बाद में पोलैंड भी जुड़ गया था, यानी 51 देश इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। लिखो संस्थापक सदस्य, जितने फैक्ट में पूछ सकता है वही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसके मुख्यतः अंग पूछता है बच्चों, इसके अंग हैं 6। अगर कभी पूछता है कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं, 6 अंग, इसके ध्यान रखना आप, ठीक है। पहला जो अंग है इसका महासभा है बच्चों, क्या है, महासभा। ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा यूएनओ का अंग है या नहीं है, पहला महासभा है, और महासभा देखना इसको विश्व की लघु संसद बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की लघु संसद, ठीक है, इसी को बोला जाता है, पहला महासभा है। सेकंड लिखो आप लोग इसी में न्यास यानी ट्रस्ट। तीसरा लिखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, न्यास। न्यास मुख्यतः इसका क्या करता है बच्चों, ये पैसे वैसे से संबंधित जो अलग अलग कंट्री होती है ना, इसको ट्रस्ट लिख देना, मैं लिखा नहीं रहा क्या काम करता है, आप खुद ही लिख लेना। जो अलग अलग इसमें राष्ट्र है 193, वो जो यूएनओ में फंडिंग करते हैं, जो पैसा देते हैं, वो इसी न्यास के माध्यम से आता है, यानी पैसे का से संबंधित काम करता है, बजटी काम एक हिसाब से समझ के चला जाए, ठीक है। न्यास जो अलग अलग कंट्री से पैसा मिलता है इसी में जाता है। तीसरा बच्चों आता है इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, चौथा आता है सचिवालय, ठीक है। थर्ड लिखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इसका मुख्यालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ये इसका अंक है। फोर्थ लिखो सचिवालय, सेक्रेटरीट इसका। फिफ्थ लिखो सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद, और लास्ट लिखो सुरक्षा परिषद। मतलब ये यूएनओ के जो 6 अंग हैं इससे क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, सुरक्षा परिषद, ये 6 अंग है, इसमें से कौन सा इसका अंग है या कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। अगला लिखते हैं महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। जो महासभा होता है बच्चों, इसका एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। इसी महासभा में भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी एक, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, इनका नाम भी पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन थी, ठीक है। इसके बाद जो आता है बच्चों अध्यक्ष के बाद, इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है बच्चों, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में, ठीक है, ये 6 अंग हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय लिखो, मुख्यालय ये है हेग में, हेग नीदरलैंड में, ठीक है, हेग में इसका मुख्यालय है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट, इसमें जो बच्चों न्यायाधीश होते हैं, वो न्यायाधीश जो है अपने आप में इंटरनेशनल कोर्ट में 15 न्यायाधीश हैं, ठीक है, 15 न्यायाधीश, और इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष। अब आपको होमवर्क क्या करना है, भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से रहे। प्रथम भारतीय न्यायाधीश को, न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन रहे हैं ये, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं ये, ठीक है। प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो है इंडिया का, वो कौन रहा इंटरनेशनल कोर्ट में, और भारतीय न्यायाधीश कौन कौन है ये, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों इसका सचिवालय जो होता है, एक प्रमुख अंग होता है, ठीक है, सचिवालय जो है इसका प्रमुख अंग होता है, जिसका मेन क्या होता है, ये सचिवालय जो है यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। सचिवालय इसका बहुत प्रमुख अंग है, सचिवालय क्या इसका एक प्रमुख अंग है। और इस सचिवालय का एक क्या होता है, महासचिव होता है, जो एंटोनियो गुटेरस, वर्तमान में मैंने आपको कल करंट अफेयर में भी बताया था, वो इसके महासचिव हैं, ठीक है, महासचिव इसका प्रमुख होता है, महासचिव, जिसका कार्यकाल लिखो 5 वर्ष। महासचिव का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में महासचिव कल बता चुका हूं, ठीक है, वर्तमान महासचिव मैंने आपको बता रखा है। और गुटेरस प्रथम कौन थे, त्रिगवेली थे, ठीक है, लिखो प्रथम महासचिव, लिखो यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली।
त्रिगवेली इसके क्या थे, प्रथम महासचिव थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है बच्चों सुरक्षा परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद में सुधार की बात चले रहती है, क्योंकि हमेशा इसमें याद रखना कुल सदस्य इसमें 15 हैं। ठीक है, 15 सदस्य। अगर पूछेगा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य, जिसमें से बच्चों 5 तो परमानेंट हैं स्थायी और 10 जो हैं अस्थाई हैं। ठीक है, ये पूछता है कि 5 स्थायी हैं और 10 के हैं अस्थायी। और सुरक्षा परिषद में हमेशा उसकी मांग चलती है किसकी, रिफॉर्म की। वो इसलिए रिफॉर्म की चलती है, लोग ये कहते हैं कि ये 5 जो सदस्य हैं इसके स्थायी, इनकी जगह कोई नए भी आने चाहिए, भारत को भी मिलना चाहिए, जर्मनी को भी। ठीक है, तो ये 5 स्थायी सदस्य के नाम पूछता है, इनमें से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं। तो लिखो, एक तो लिखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा लिखो फ्रांस, ठीक है, तीसरा लिखो ब्रिटेन, फोर्थ लिखो कौन, रूस, और फिफ्थ लिखो चीन। ठीक है, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य तो अस्थायी हुए 10 अस्थायी हैं, और ये 10 अस्थायी का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है, यानी हर 2 वर्ष में इसमें दो वर्ष का इसका क्या है, कार्यकाल होता है अस्थायी का। और ये तो परमानेंट है स्थायी सदस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इन्हीं स्थायी सदस्यों के पास क्या है, वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति यानी कोई निर्णय लिया जा रहा है तो अगर किसी ने वीटो शक्ति नेगेटिव वोट डाल दिया तो वो निर्णय पास नहीं होगा। यानी कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा, इन कंट्री में किसी ने भी अगर वीटो का पावर कर दिया, उस प्रस्ताव के अगेंस्ट वोट कर दिया, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। सर्वाधिक प्रयोग इसी ने किया है। देखो, वीटो का सर्वाधिक प्रयोग रूस ने, सर्वाधिक प्रयोग वीटो का किसके द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा किया गया। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बच्चों भाषा जो है 6 भाषा हैं, और मुख्यतः जो इसकी कार्यकारिणी भाषाएं हैं यूएनओ की वो 2 हैं, एक इंग्लिश है, एक कौन सी, दूसरी फ्रांस है। ठीक है, फ्रांसिस। तो लिखो भाषा कितनी है यूएनओ की, वर्तमान में भाषा 6 हैं, और कार्यकारिणी भाषा, कार्यकारिणी जिसमें काम होता है वो 2 हैं। कौन कौन सी, एक लिखो इंग्लिश, एक इंग्लिश लिखो आप लोग, दूसरा लिखो फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच में जो है कार्यकारिणी भाषाएं। इतना ही आपको यूएनओ के बारे में देखना, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आज का अंतिम टॉपिक और आपके सिलेबस का भी लिखा है, वो लिखो सार्क। ठीक है, सार्क अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा, ना बैठक होते ना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो उसको होने नहीं देते हैं। ठीक है, लिखो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो बना था बच्चों दिसंबर 1985 में बना था। ठीक है, और कहाँ बना था अगर पूछते हैं, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछता है काठमांडू, जो इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, इसके सदस्य पूछता है तो 8 हैं, सदस्य कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, एक है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है। कितने हो गए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका 3, 4, 5, 6, और मालदीव और नेपाल। ये 8 कंट्री है बच्चों। अब ये नहीं कि इसी क्रम में इसमें जुड़े। ठीक है, ये इसके 8 सदस्य हैं। प्रथम सम्मेलन लिखो, ढाका में हुआ था इसका, प्रथम सम्मेलन 1985 ढाका में, और सेकंड जो हुआ था भारत में हुआ था। सेकंड सम्मेलन लिखो, भारत में हुआ था दिल्ली में 1986। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि इतना आएगा भी नहीं, अब इतना हाईलाइट है नहीं ना, खत्म हो चुका है। क्योंकि इसमें जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते हैं, वो इसको होने नहीं देते हैं। ठीक है, ये था आज का डे नंबर आपका 17। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें हैं ये आपके समझ आई होंगी, आप लोग इसको रिवाइज करना। और 13 क्लासेज और बची हैं, और 13 क्लासेज में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना भी पोर्शन है, जितना भी हमने किया है, वो आपका एंड हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। बाकी जो भी टॉपिक बचे होंगे हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।